हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर। तो आज हम 24 दिसंबर का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। इफ़ यू आर लाइकिंग दिस एनालिसिस देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ है, इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी म्यांमार में गए हुए हैं। वहाँ पर हमने डिमांड की कि हमारी मीटिंग ऑंग सांग सूकी से कराई जाए, लेकिन वहाँ पर मिलिट्री लीडरशिप ने रिस्पॉन्ड ही नहीं किया। तो इंडिया सॉट अ मीटिंग विद ऑंग सांग सूकी, लीडर ऑफ म्यांमार्स नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, वाइल फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला वॉज इन द कंट्री, बट द मिलिट्री लीडरशिप देयर डिड नॉट रिस्पॉन्ड। अब यहाँ पर लास्ट मंथ जो ऑंग सांग सूकी है, उनको यहाँ पर 4 साल का जेल टर्म दिया गया था, बाद में उसको रिड्यूस करके 2 साल का कर दिया गया था। तो इंडिया की तरफ से एक स्टेटमेंट आया था अंडरलाइनिंग दैट द रूल ऑफ लॉ। तो इंडिया ने बोला था जो रूल ऑफ लॉ है और जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है वो अपहेल्ड होना चाहिए, और कोई भी अगर डिफरेंसेस हैं भी तो उनको यहाँ पर रिजॉल्व करने की कोशिश की जानी चाहिए थ्रू द डायलॉग। तो अंडरमाइंस दीज प्रोसेसेस एंड एक्सेंचुएट्स डिफरेंसेस इज अ मैटर ऑफ डीप कंसर्न। म्यांमार में स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि म्यांमार से जो इंडिया है वो 1700 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर शेयर करता है। तो म्यांमार में अगर कोई भी इवेंट होता है तो उसका डायरेक्ट इम्प्लीकेशन यहाँ पर इंडिया में देखने को मिलता है। ड्यूरिंग हिज मीटिंग श्रीलंका एम्फेसाइज इंडियाज इंटरेस्ट इन सीइंग म्यांमार्स रिटर्न। तो हम यही चाहते हैं जो म्यांमार का रिटर्न वापस में डेमोक्रेसी पे हो जाए, म्यांमार में वापस एक डेमोक्रेसी आ जाए। तो एज अ डेमोक्रेसी, जैसे कि इंडिया वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है और म्यांमार हमारा नेबर भी है, तो इंडिया हैज़ बीन इन्वॉल्व इन द डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन प्रोसेस इन म्यांमार एंड इन दिस कॉन्टेक्स्ट हैज़ वर्क विद वेरियस स्टेक होल्डर्स इन डेवलपिंग कैपेसिटीज ऑन डेमोक्रेटिक प्रोसेस। तो बेसिकली हम यही चाहते हैं कि म्यांमार में डेमोक्रेसी रहे। श्रृंगला ऑल्सो रेज्ड मैटर्स रिलेटेड टू इंडिया सिक्योरिटी इन द वेक ऑफ द चूरा चांदपुर इंसिडेंट। अब चूरा चांदपुर इंसिडेंट में जो आसाम राइफल का कॉन्वॉय था उसके ऊपर अटैक कर दिया गया था, जिसमें हमारे बहुत सारे पर्सनल्स की जान भी चली गई थी। एंड द नीड टू पुट एन एंड टू एनी वायलेंस वाइल इंश्योरिंग पीस एंड स्टेबिलिटी इन द बॉर्डर एरियाज। तो बॉर्डर एरियाज में यहाँ पर स्टेबिलिटी मेंटेन होनी चाहिए, वायलेंस को हर तरीके से खत्म करने की कोशिश की जानी चाहिए। जो इंडिया लगभग 1700 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करता है म्यांमार के साथ, तो एनी डेवलपमेंट्स इन दैट कंट्री, तो म्यांमार में कोई भी डेवलपमेंट होता है तो उसका डायरेक्ट इंप्लीकेशन यहाँ पर इंडिया में देखने को मिलता है। तो पीस एंड स्टेबिलिटी इन म्यांमार रिमेन ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस टू इंडिया, स्पेशली टू इट्स नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। तो अगर इंडिया में नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अराउंड अगर पीस और स्टेबिलिटी मेंटेन करनी, तो म्यांमार में स्टेबिलिटी उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी इंडिया ने यहाँ पर 1 मिलियन डोजेज ऑफ मेड इन इंडिया वैक्सीन डोनेट करके आए हैं। न्यू दिल्ली हैज़ स्टेड क्लियर ऑफ क्रिटिसाइजिंग द तत्मादाव। तो म्यांमार की मिलिट्री को यहाँ पर तत्मादाव करके रेफर करते हैं। अब जैसे वेस्ट है, वेस्ट यहाँ पर सैंक्शंस लगा दे रहा है, म्यांमार को पूरी तरीके से यहाँ पर बॉयकॉट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इंडिया ऐसा नहीं कर सकता। इंडिया के पास वो लग्जरी नहीं है। वो इसीलिए नहीं है क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो बीजिंग जो है वो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने लगेगा। तो न्यू दिल्ली हैज़ स्टेड क्लियर ऑफ क्रिटिसाइजिंग द तत्मादाव म्यांमार्स मिलिट्री एज इट हैज़ बीन वेरी ऑफ बीजिंग्स ग्रोइंग इन्फ्लुएंस एंड द हाई स्टेक्स इन्वॉल्व टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी अलॉन्ग द इंडिया म्यांमार बॉर्डर। वैसे भी हमारे लिए म्यांमार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम यहाँ पर जो इंडिया म्यांमार बॉर्डर है, जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है, अगर हम वहाँ पर पीस और स्टेबिलिटी चाहते हैं। न्यू दिल्ली फील्स दैट इंस्टेड ऑफ कंडेमिंग द म्यांमार मिलिट्री लीडरशिप, तो हम यहाँ पर कंडेम करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। बेसिकली जो भी कंट्रीज़ है उसके साथ यहाँ पर हम इंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये सारे कंट्रीज़ मिलकर यहाँ पर म्यांमार की मिलिट्री लीडरशिप के साथ इंगेज करें, और जो भी डिफरेंसेस हैं उनको बोला जाए कि जो भी डिफरेंसेस आपके वो आप यहाँ पर डायलॉग के थ्रू रिजॉल्व करो। तो न्यू दिल्ली फील्स दैट इंस्टेड ऑफ कंडेमनिंग the Myanmar military leadership, it should work with partner countries to lean on the military to work together to resolve the differences in a peace and constructive manner। तो अगर लीडरशिप में कोई भी डिफरेंसेस है, डेमोक्रेटिक लीडरशिप और मिलिट्री लीडरशिप में, तो वो लोग सॉल्व करने की कोशिश करें थ्रू द डायलॉग। आगे चलते हैं। 1 किल्ड इन लुधियाना कोर्ट ब्लास्ट। तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स में पंजाब में यहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट हो गया है। तो 1 पर्सन डाइड एंड 6 अदर्स वर इंजर्ड इन अ ब्लास्ट इनसाइड द लुधियाना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स थर्सडे नून। पुलिस ऑल्सो डिड नॉट रूल आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ अ सुसाइड बॉम्ब अटैक। तो हो सकता है सुसाइड बॉम्ब अटैक हो, अभी इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अभी कोई भी रिजल्ट नहीं आया है। अब सडन रेस्ट्रिक्शंस ऑन मेडिकल एक्सपोर्ट्स फोर्स कंपनी टू लुक अब्रॉड। अब यहाँ पर जब पैंडेमिक था तब यहाँ पर इमरजेंसी के चलते बैन लगा दिया गया था कि कोई भी एक्सपोर्ट यहाँ पर नहीं होगा। तो टू इंसुलेट फ्रॉम पॉलिसी वेगरीज प्रोड्यूसर्स ऑफ मेडिकल गियर आर प्लानिंग टू सेट अप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स अब्रॉड। अब यहाँ पर जो मेडिकल एक्सपोर्ट करते हैं उनका ये कहना है कि ऐसी पॉलिसी अनसर्टेनिटी की वजह से जो उनका बिजनेस है वो बहुत ज़्यादा इंपैक्ट होता है। तो उनके पास इससे पहले ऑर्डर्स होते हैं कि आपको यहाँ पर दुबई में ये भिजवाना है, तो उसकी वजह से जो उनके ऑर्डर्स हैं, जो उनके कमिटमेंट्स हैं, वो फुलफिल नहीं कर पाते हैं। इसीलिए वो ये सोच रहे हैं वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स यहाँ पर अब्रॉड में सेटअप कर दें। तो गवर्नमेंट सेज इंडिया इज़ नॉट यूनिक इन बैनिंग शिपमेंट्स। अब गवर्नमेंट का यही कहना है सिर्फ इंडिया ही यहाँ पर शिपमेंट्स को बैन नहीं करता है, बाकी कंट्रीज़ ने भी शिपमेंट्स को बैन किए थे। अगर यहाँ पर कंट्री में इमरजेंसी है और यहाँ पर ज़रूरत है मेडिकल की, तो यहाँ पर मेडिकल एक्सपोर्ट्स को बैन तो करना ही पड़ेगा। तो ऐसा सारे ही कंट्रीज़ करते हैं, तो इंडिया इसमें कोई अलग काम नहीं कर रहा है। एडहॉक एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस ऑन एसेंशियल मेडिकल सप्लाईज। तो यहाँ पर एसेंशियल मेडिकल सप्लाईज के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए थे, स्पेशली सिंस द ऑनसेट ऑफ द पैंडेमिक अर्ली लास्ट ईयर इज प्रॉम्प्टिंग मल्टीपल इंडियन मैन्युफैक्चरर्स एंड सप्लाईज ऑफ दीज गुड्स टू एक्सप्लोर द ऑप्शन। तो यहाँ पर ये जो बिजनेसेस हैं वो अपने जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है वो सोच रहे हैं कि हम यहाँ पर अब्रॉड में सेटअप की जाए। आगे चलते हैं।
साइटिंग सिक्योरिटी सेंटर आस्क्स फोन फर्म्स टू कीप कॉल रिकॉर्ड्स फॉर 2 ईयर्स। तो इससे पहले जो फ़ोन फर्म्स है वो 1 साल का डेटा रखते हैं, लेकिन अब सेंटर ने बोला है कि सिक्योरिटी रीजंस के चलते आपको यहाँ पर 2 साल का डेटा रखना है। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन हैज़ अमेंडेड द यूनिफाइड लाइसेंस एग्रीमेंट आस्किंग टेलीकॉम एंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स एज वेल एज अदर टेलीकॉम लाइसेंसेस टू मेंटेन कमर्शियल एंड कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स ऑफ फॉर एटलीस्ट 2 ईयर्स इंस्टेड ऑफ द करंट 1 ईयर प्रैक्टिसेस, क्योंकि यहाँ पर जो सिक्योरिटी एजेंसीज है उनको यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ज़रूरत पड़ती रहती है। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स विल ऑल्सो हैव टू मेंटेन डिटेल्स ऑफ इंटरनेट टेलीफोनी। तो यहाँ पर IP एड्रेस के साथ साथ यहाँ पर इंटरनेट टेलीफोनी की भी डिटेल्स को यहाँ पर मेंटेन करके रखना है। आगे चलते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट जज टू PM। तो यहाँ पर बेसिकली प्राइम मिनिस्टर को यही बोला गया जो ओमिक्रॉन का खतरा है वो बना हुआ है, तो कोशिश की जाए ये जो यूपी में रैलीज है वो कम से कम की जाए। तो प्राइम मिनिस्टर टू टेक स्ट्रॉन्ग स्टेप्स एंड कंसिडर स्टॉपिंग एंड पोस्टपोनिंग रैलीज मीटिंग्स एंड इलेक्शंस। तो यहाँ पर यही बात बोली गई है कि ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बना हुआ है, तो यहाँ पर कोशिश की जाए जो रैलीज है वो कम से कम हो। आगे चलते हैं, इस पेज पर कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है तो हमको यहाँ पर कुछ डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पर सिद्धा डे ऑब्जर्व किया जाता है। तो सिद्धा डे क्यों ऑब्जर्व किया जाता है? तो सिद्धा डे इज ऑब्जर्व ऑन द ईव ऑफ द बर्थ ऑफ अगाथियार हु इज बिलीव टू द फाउंडिंग फादर ऑफ सिद्धा, जो कि इंडियन फॉर्म है मेडिकल ट्रीटमेंट के, ट्रेडिशनल इंडियन फॉर्म है मेडिकल ट्रीटमेंट की सिद्धा, और ये बर्थ एनिवर्सरी ऑफ अगाथियार के बर्थडे वाले दिन यहाँ पर सिद्धा डे ऑब्जर्व किया जाता है। अब महाराष्ट्र एक बिल लेकर आया है, शक्ति बिल। ऐसा ही सिमिलर प्रोविजंस पे एक बिल है आंध्र प्रदेश में जिसका नाम है दिशा बिल। तो महाराष्ट्र थर्सडे बिकेम द सेकंड स्टेट इन इंडिया आफ्टर आंध्र प्रदेश टू अप्रूव डेथ पेनल्टी फॉर हीनियस ऑफेंसेस ऑफ रेप्स एंड गैंग रेप्स। तो रेप्स और गैंग रेप्स के लिए इसमें डेथ पेनल्टी का भी प्रोविजन है, और सिमिलर बिल यहाँ पर आंध्र प्रदेश भी लेकर आया था जिसका नाम था दिशा एक्ट। तो दिशा एक्ट शक्ति एक्ट, ये आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, किसान दिवस क्यों कमेमोरेट किया जाता है? क्योंकि मोदी पेड ट्रिब्यूट टू फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर चौधरी चरण सिंह ऑन इट्स बर्थ एनिवर्सरी। तो चौधरी चरण सिंह की बर्थ एनिवर्सरी पर यहाँ पर किसान दिवस को कमेमोरेट किया जाता है। बस आपको इतना पता होना चाहिए, बाकी यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। आगे चलते हैं, अब फाइंड द प्लॉट। ये अयोध्या में ये जो लैंड डील्स हुई हैं उसके बारे में ये आर्टिकल है। तो बेसिकली मैं आपको बता देती हूँ इस आर्टिकल में क्या है। जब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का 2019 का वर्डिक्ट आया कि यहाँ पर जो राम टेम्पल बनेगा, उसके बाद जो प्राइवेट बायर्स, इसके अलावा जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, उन्होंने वहाँ पर लैंड लेना शुरू कर दिया, क्योंकि वो स्पेकुलेटिव प्राइसिंग करने लगे। उनको ये लग गया कि यहाँ पर विंडफॉल गेन्स देखने को मिलेंगे, जिसके कारण वो आसपास यहाँ पर लैंड लेने लग गए। यहाँ पर बहुत लोगों का नाम आया, जैसे कि डिविजनल कमिश्नर, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, रेवेन्यू ऑफिशियल्स। ऑफकोर्स बाइंग प्रॉपर्टी एंटिसिपेटिंग गेन्स। अब यहाँ पर हर कोई एंटिसिपेटिंग गेंस के चलते प्रॉपर्टी को खरीदता है, तो उसमें कोई गलती नहीं है, ये कंज्यूमर बिहेवियर है। नॉर्मली आपको लगेगा कि यहाँ पर जो प्रॉपर्टी के रेट्स हैं वो बढ़ जाएंगे तो आप वहाँ पर प्रॉपर्टी लोगे, तो इसमें कोई गलती नहीं है। ऑफ कोर्स बाइंग प्रॉपर्टी एंटिसिपेटिंग गेंस इज अ स्मार्ट कंज्यूमर बिहेवियर बट अ क्लियर एंड डिस्टर्बिंग पैटर्न हैज इमर्ज्ड। अब यहाँ पर हम देखते हैं अयोध्या लैंड डील्स में क्या हुआ है, तो वहाँ पर एक तरीके का करप्शन ही हुआ है, वो अभी हम देखते हैं। एटलीस्ट 4 बायर्स आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ऑफिशियल्स प्रोबिंग द सेलर फॉर एलिज्ड irregularities and land transfer from Dalit residents. At the heart of the issue is the nearly 21 बीघास ऑफ लैंड दैट वाज एक्वायर्ड फ्रॉम दलित। अब 1992 में दलित से 21 बीघा लैंड लिया गया था। ये वॉयलेशन ऑफ नॉर्म है। क्यों? क्योंकि यूपी में जैसे रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग जो सेल है दलित की एग्रीकल्चरल लैंड की, वो सिर्फ दलित को ही की जा सकती है। जो दलित है वो अपना एग्रीकल्चरल लैंड यहाँ पर नॉन दलित को नहीं बेच सकता है। उसके बाद जो महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट है, उन्होंने एक दलित एम्प्लॉय ऑफ द ट्रस्ट को वहाँ पर रखा, और उस दलित एम्प्लॉय ऑफ द ट्रस्ट ने वहाँ पर जो दलित से उनसे लैंड लिया। तो यहाँ पर जो दलित एम्प्लॉय ऑफ द ट्रस्ट, उसने यहाँ पर 21 बीघा जो आसपास दलित से उनसे लैंड लिया। उसके बाद इस दलित एम्प्लॉय ने, जो कि ट्रस्ट का दलित एम्प्लॉय था, उसने ये पूरा जो 21 बीघा है वो यहाँ पर MRVT को दान कर दिया। तो महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट को ये पूरा लैंड था जो 21 बीघा वो डोनेट कर दिया गया। फिर ये जो दलित जिन्होंने लैंड बेचा था उसमें एक दलित को लगा कि ये तो कुछ गलती है, ऐसे कैसे लैंड हमने दिया और इन्होंने डोनेट कर दिया। फिर उसको लगा कि इसमें कुछ इरेगुलरिटी तो है। फिर उसके बाद उसने केस फाइल किया। जब उसने केस फाइल किया तो उस केस को वही लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे थे जिसमें से कुछ बायर्स भी थे। So in 2019, when the trust began selling the land, one of the original sellers complained, raising question on the legality of earlier transactions. Thereafter, a committee was set up to investigate the matter, but even as various officials accepted the committee's recommendations on taking action against the trust, relatives of officials began to purchase land from the एंट्री अंडर द स्कैनर। फॉलोइंग द इंडियन एक्सप्रेस इन्वेस्टिगेशन द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, अब उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने यहाँ पर बेसिकली प्रोब बिठा दी है कि प्रोब होगी कि कैसे ये लैंड डील्स हुई हैं। जो भी शेड्यूल लैंड ट्रांजैक्शंस हैं तो उनको पॉइंट आउट करके देखा जाएगा कि यहाँ पर शेड्यूल लैंड ट्रांजैक्शंस हुए हैं। तो अब यहाँ पर वाइडर चीज़ क्या करने की ज़रूरत है, तो यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए इन द प्रोसेस ऑफ लैंड एक्विजिशन। यहाँ पर बेसिकली जो लैंड डील्स को ऑथोराइज करता है वो भी इन सब में मिला हुआ था। तो हमें बहुत इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी आर्किटेक्चर लाने की ज़रूरत है जो कि ट्रांसपेरेंट होना चाहिए इन डील्स विद द लैंड एक्विजिशन। आगे चलते हैं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, पर हम देख लेते हैं होली काउ ऑन अ रैम्पेज। अब मद्रास हाईकोर्ट ने ड्यूटी टू लाफ की एक बात की, तो रिमार्क ऑफ द मद्रास हाईकोर्ट ऑन द ड्यूटी टू लाफ एज एन एंटीडोट टू द
सेंगमोनियस हम्बग माउंटिंग इन आवर पब्लिक लाइफ शुड कम एज अ बिग रिलीफ टू स्टैंड अप कॉमेडियंस, सैटायरिस्ट्स एंड कार्टूनिस्ट। तो यहाँ पर मद्रास हाई कोर्ट का एक जजमेंट है कि ड्यूटी टू लाफ है, एक ड्यूटी है लोगों के पास कि वो हंस सकते हैं। उसमें ऐसी कोई ये नहीं कि उससे हर कोई यहाँ पर कंसर्न हो जाएगा कि ऐसे कैसे हमारे ऊपर जोक मार दिया, सटायर कर दिया, ऐसे सोचने की जरूरत है। ड्यूटी टू लाफ है तो यू नीड सेंट्रल लेजिस्लेशन थ्रू पार्लियामेंट। तो अगर ड्यूटी टू लाफ को हमें एनफोर्स करना है तो उसके लिए सेंट्रल लेजिस्लेशन होना चाहिए, लेकिन हमारे पार्लियामेंटेरियंस यहाँ पर कुछ ऐसा सेंट्रल लेजिस्लेशन लाए, ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 2012 का ऑथर ने केस बताया है कि 2012 में एनसीईआरटी की क्लास 11th की जो पॉलिटिकल साइंस की बुक है उसमें कार्टून है, तो कार्टून के इशू पर यहाँ पर पार्लियामेंट में डिबेट होने लगी कि ये जो कार्टून है ये ठीक नहीं है, ये हमारी जो भावनाएं उनको हर्ट करता है। तो ऑथर ने बोला ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए जो कि होती है इंडिया में। अलाउ पेरेंट्स टू मैरी ऑफ डॉटर्स एट 18 बट फिक्स 21 एज एज फॉर रजिस्ट्री। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो विमेन की लीगल एज ऑफ मैरिज उसको यहाँ पर बढ़ा के 18 से 21 साल किया जा रहा है। अब यहाँ पर खाप पंचायत का ये कहना है कि अगर पेरेंट्स को शादी करनी हो तब तो वो 18 साल में कर दे, लेकिन अगर लड़की को खुद की मर्जी से शादी करनी हो, कोर्ट में जाकर रजिस्ट्री करानी हो, तब 21 साल होनी चाहिए उम्र। Thursday's Panchayat was called to discuss the bill and the apprehensions over it. Most of the Khap leaders were of the opinion that the parents should be allowed to marry of their daughters at the age of 18, लेकिन अगर उस लड़की को खुद शादी करनी हो तो उसके लिए 21 साल उम्र होनी चाहिए। आगे चलते हैं। They too are champions। तो बेसिकली इसमें ये बताया गया है कि स्पोर्ट्स में अगर 100 लोग यहाँ पर स्पोर्ट्स में तो सिर्फ 5% ही ऐसे हैं जो कि मेडल्स जीत कर लाते हैं। तो उसका मतलब ये तो नहीं बाकी जो 95% वो फेलियर्स है, ऑफकोर्स ऐसा नहीं होता है, लेकिन इंडिया में ऐसा दिखाया जाता है बाकी जो 95% है वो फेलियर्स हैं और जो 5% मेडल्स लाए हैं वही यहाँ पर एलीट हैं जो कि बहुत अच्छे हैं स्पोर्ट्स में, और बाकियों को यहाँ पर फेलियर्स की तरह ट्रीट किया जाता है। तो एज इंडियन बैडमिंटन कंप्लीट्स अ डेकेड ऑफ सक्सेस एट द वर्ल्ड चैंपियनशिप स्टेजेस एंड वी सेलिब्रेट साइना नेहवाल, पीवी सिंधु एंड नाउ किदम्बी श्रीकांत विनिंग मेडल्स एट ईच एडिशन फ्रॉम द 2011 to 2021। द इम्प्रूवमेंट इन पेरेंटल सपोर्ट, अगर देखा जाए तो पिछले कुछ डेकेड्स में जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को स्पोर्ट्स को परस्यू करने के लिए सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा जो गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट प्रोग्राम्स है वो भी यहाँ पर स्पोर्ट्स को लेकर बच्चों को सपोर्ट करते हैं, जैसे कि खेलो इंडिया, फिट इंडिया, टॉप्स एंड द ओवरऑल सोशल एक्सेप्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स। तो यहाँ पर स्पोर्ट्स की एज अ करियर सोशल एक्सेप्टेंस होने लगी है। हाउएवर वी सोरली लैक कॉग्निजेंस ऑफ दोज ऑन द फ्लिप साइड ऑफ दिस विनिंग इक्वेशन, द कंप्लीट लैक ऑफ डिफाइनिंग अबाउट व्हाट मेक्स अ सक्सेसफुल स्पोर्ट्स। तो यहाँ पर सक्सेसफुल स्पोर्ट्स क्या होता है, सिर्फ यहाँ पर 5% ही जिनको यहाँ पर मेडल्स मिलते हैं एंड देयर एग्जिट्स आर ऑफन पेनफुल। तो बाकी जो 95% रह जाते हैं उनको एट सम स्टेज स्पोर्ट्स को छोड़ना पड़ता है, तो ऐसे में उनके पास कोई दूसरा करियर ऑप्शन भी नहीं होता है। तो करेंटली ऑल आर एनर्जीज इन इंडिया रिमेन फोकस्ड ऑन द एलीट 5% हु फिट इनटू द एग्जिस्टिंग डेफिनेशन ऑफ सक्सेस विदाउट हैविंग एनी क्लियर रैंप ऑफ्स। तो यहाँ पर जो 95% वो फेलियर्स नहीं है, तो हमें यही डेफिनेशन को समझने की ज़रूरत है। तो बिलीव दैट अनलेस यू आर विनिंग यू आर नॉट अ चैंपियन इज फॉलिसी। तो अगर ये मानना है कि अगर आप जीत नहीं रहे हो तो आप चैंपियन नहीं हो, तो ये पॉलिसी है। द वेरी फैक्ट ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट मेक्स यू अ चैंपियन एंड इट्स टाइम टू रिकॉग्नाइज दैट। तो यहाँ पर कोई अगर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट भी कर रहा है तो वो भी चैंपियन है और ये ज़रूरत है उस बात को रिकॉग्नाइज करने की। अब यहाँ पर एक गोल्ड मेडल लाने के लिए लगभग 1000 नेशनल मेडलिस्ट पीछे छूट जाते हैं, 100 ओलंपियंस पीछे छूट जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि एक गोल्ड मेडल के पीछे यहाँ पर 999 लोग यहाँ पर हार गए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इट्स एन अनफेयर एडवर्टीजमेंट फॉर स्पोर्ट्स वेयर अ जेनेटिकली गिफ्टेड उसेन बोल्ट हु नो डाउट वर्कड वेरी हार्ड विल बी द ओनली वन हु गेट्स टू टेल द स्टोरी ऑफ द 100-meter sprints. It is important to celebrate those stories where people who are part of the 95% become successful in careers outside sport. तो यहाँ पर ज़रूरत है सबको रिकॉग्नाइज करने की। अब द रोड टू नेपिदाओ, तो म्यांमार के ऊपर ही आर्टिकल लिखा गया है। तो हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला हैं वो यहाँ पर म्यांमार गए हुए हैं, वहाँ पर ग्राउंड सिचुएशन को असेस करने गए हुए थे कि ग्राउंड सिचुएशन क्या है। वेल द वेस्ट हैज़ मेड डेमोक्रेसी द सोल प्रिज्म ऑफ म्यांमार पॉलिसी। अब वेस्ट का क्या है, वेस्ट ने ये कहा है कि म्यांमार में डेमोक्रेसी ही होनी चाहिए, अगर म्यांमार में डेमोक्रेसी नहीं हुई तो हम और ज़्यादा सैंक्शंस लगाते जाएंगे। अब यहाँ पर जो वेस्ट है वो तो सैंक्शंस लगाते जा रहा है, म्यांमार को अब उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा क्योंकि म्यांमार को पता है ये लोग सैंक्शंस लगाएंगे। तो म्यांमार की मिलिट्री लीडरशिप क्या कर रही है, वो चाइना के कैंप में जाती जा रही है। तो म्यांमार इंडिया हैज़ been keen to push back against the Myanmar military's authoritarian tendencies, even as its multiple interests have ensured that it keeps its channels of communication open with all stakeholders. तो इंडिया के पास वो लग्जरी नहीं है कि इंडिया बोल दे कि नहीं हम तो यहाँ पर डेमोक्रेटिक लीडरशिप से ही बात करेंगे। यहाँ पर मिलिट्री लीडरशिप है तो इंडिया को उसके साथ भी इंगेज करना पड़ेगा, क्योंकि म्यांमार हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पर म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, और अगर नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी की प्रॉब्लम को टैकल करना है तो म्यांमार उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। India had been categorical from the very beginning that the gains made by Myanmar over the last decades। तो बेसिकली हम यही कह रहे हैं कि म्यांमार ने जो भी गेंस पिछले एक डेकेड में पाए हैं कि वहाँ पर डेमोक्रेसी था, तो उस डेमोक्रेसी को ऐसे मत जाने दो। अर्लियर दिस मंथ आफ्टर सूकी वॉज सेंटेंस टू 4 years, उसके बाद भी हमने यहाँ पर स्टेटमेंट दिया था कि रूल ऑफ लॉ डेमोक्रेटिक प्रोसेस अपील होना चाहिए।
लास्ट मंथ्स डेडली अटैक ऑन आसाम राइफल्स कॉन्वॉय, तो जैसे कि मैंने आपको बताया आसाम राइफल का जो कॉन्वॉय था उसके ऊपर अटैक हो गया था। तो इन सबको टैकल करने के लिए हमें म्यांमार के कोऑपरेशन की ज़रूरत है, इसीलिए वहाँ पर अगर मिलिट्री लीडरशिप भी है तो हमें उसके साथ भी इंगेज करना पड़ेगा। तो इंडिया एज द ओनली मेजर डेमोक्रेटिक कंट्री बॉर्डरिंग म्यांमार शुड इंसिस्ट ऑन डेमोस्ट्रेबल प्रोग्रेस। तो हम बस बोल सकते हैं म्यांमार मिलिट्री लीडरशिप को कि यहाँ पर डेमोक्रेसी लाने की कोशिश करो, लेकिन ऐसा नहीं कि हम अगर वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है और वहाँ पर मिलिट्री लीडरशिप है तो हम उनके साथ इंगेज नहीं करेंगे, हमें उनके साथ इंगेज करना पड़ेगा। और पिछले कुछ हिस्ट्री से ऐसा पता चला जो म्यांमार है वो इंटरनेशनल प्रेशर्स को बहुत अच्छी तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं करता, म्यांमार और दूर होने लगता है। न्यू दिल्ली हैज़ टू इंगेज विद द आर्मी इन म्यांमार टू एड्रेस इंडियन कंसर्न्स। तो इंडिया के जो भी कंसर्न्स है उसको यहाँ पर टैकल करने के लिए म्यांमार की जो आर्मी लीडरशिप है उसके साथ हमें इंगेज होना पड़ेगा। वाइल द वेस्ट कंटिन्यूज टू कंडेम एंड सेक्शन, तो वेस्ट है वो लगातार सेंक्शंस लगाए जा रहा है, जो चाइना है वो अपना ऑर्बिट बढ़ाता जा रहा है। तो द यूएस हैज़ कंटिन्यू टू यूज़ द ओवर यूज थ्रेट ऑफ एवर मोर सेंक्शंस। अब यूएस ये कह रहा है हम और सेंक्शंस लगा देंगे, लेकिन उससे कोई फर्क अब म्यांमार मिलिट्री लीडरशिप को कुछ पड़ नहीं रहा है। तो म्यांमार आर्मी सीम्स टू हैव सीज्ड बॉदरिंग अबाउट द रिटोरिक फ्रॉम द वेस्ट। तो अब बेसिकली हमें यही कोशिश करनी है कि म्यांमार मिलिट्रीशिप से इंगेज करें और कोशिश करें कि म्यांमार में जल्द से जल्द यहाँ पर डेमोक्रेसी आ सके। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर मर्क की एक जगह मोलनुपिराविर और फाइजर की एक पिल है पैक्सलोविड, और ये दोनों ही यहाँ पर कोविड के लिए हैं। क्लीन स्लेट लास्ट मॉन्यूमेंट ऑफ तियानमेन मसाकर रिमूव्ड एट हांगकांग यूनिवर्सिटी। अब ऐसा चाइना क्यों कर रहा है, तो बेसिकली लोगों के कॉन्शियस से भी वो बात चली जाए इसीलिए ऐसा चाइना कर रहा है। तो रिमूवल ऑफ द स्कल्पचर इज टेस्टामेंट टू द रूलिंग कम्युनिस्ट पार्टीज एफर्ट्स टू इरेज द ब्लडी इवेंट्स ऑफ दैट डे फ्रॉम द पब्लिक कॉन्शियसनेस। तो यहाँ पर प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट हुए थे, उसके बाद यहाँ पर मैसाकर हुआ था। तो मैसाकर का जो स्कल्पचर है बेसिकली उसे भी हटाने की कोशिश की जा रही ताकि लोगों के पब्लिक कॉन्शियसनेस से भी जो थोड़ा बहुत कॉन्शियस में है वो सब वाली चीज़ें हट जाएं। तो अ मॉन्यूमेंट एट हांगकांग यूनिवर्सिटी दैट वाज द बेस्ट नोन पब्लिक रिमेम्बरेंस ऑफ तियानमेन स्क्वायर मैसाकर ऑन चाइनीज सॉइल वाज रिमूव्ड अर्ली थर्सडे, वाइपिंग आउट द सिटीज लास्ट प्लेस ऑफ द पब्लिक कमेमोरेशन ऑफ द ब्लडी 1989 क्रैकडाउन। अब ये जो आपको दिख रहा है पिलर ऑफ शेम स्टैचू जो कि तियानमेन क्रैकडाउन का एक प्रतीक है, अब इसको यहाँ पर हटाया जा रहा है। और इसको किसने बनाया था, तो यहाँ पर नाम मेंशन है। तो जो पिलर ऑफ शेम विच डिपिक्ट्स 50 टॉर्न एंड ट्विस्टेड बॉडीज piled on top of each other was made by Danish sculptor जेंस गेल्शियोज। तो जेंस गेल्शियोज ने बनाया था, ये डेनिश स्कल्पचर थे। उस समय प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट हुए थे, उसके बाद यहाँ पर क्रैकडाउन किया गया और यहाँ पर बहुत लोगों की जान चली गई। आगे चलते हैं। अब बॉस्निया को यूरोपियन यूनियन में लाने की बात की जा रही थी, तो हंगरी के प्राइम मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट ये दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ बॉस्निया इनटू द यूरोपियन यूनियन विल बी चैलेंजिंग बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज मुस्लिम पॉपुलेशन। तो बॉस्निया को यूरोपियन यूनियन में लाने की बात की जा रही है। अब यहाँ पर फ्यूरी इन चाइनीज सोशल मीडिया में यहाँ पर एक टीचर उसको गायब कर दिया गया बाय द चाइनीज़। अब इन्होंने कैसे गायब कर दिया, अब ये जो ली तियानटियन है इन्होंने एक और टीचर थी वहाँ पर चाइना में, तो उन टीचर ने शायद ऐसा बोला था कि जो नंजिंग मसाकर हुआ उसका ऑफिशियल डेथ काउंट हमें पता चलना चाहिए और उसके बारे में ज़्यादा स्टडी होनी चाहिए। यहाँ पर जो नंजिंग मसाकर है तो जापान की जो आर्मी ने मर्डर किया था बेसिकली वहाँ पे चाइना में, तो वही मसाकर हुआ था। तो उसके बारे में उस टीचर ने बोला कि यहाँ पर और ज़्यादा स्टडी होनी चाहिए, जिसके बाद ये जो दूसरी टीचर थी ली तियानतियन, इन्होंने इस स्टेटमेंट का सपोर्ट किया था। उसके बाद यहाँ पर इनके घर में चाइनीज ऑफिशियल्स आते हैं, इनको उठाकर किसी यहाँ पर साइकेट्रिस्ट के पास ले जाते हैं और वहाँ पर इनको बांध दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। तो ली एन आउटस्पोकन बट प्रीवियसली लिटिल नोन टीचर एट अ रूरल स्कूल इन हुनान प्रोविंस सदर्न चाइना disappeared after telling friends that police officers had forced their way into her home and were taking her to a psychiatric hospital। अब ये जो चाइना है ये बहुत बार ऐसा करता है कि कोई भी डिसेंटर होता है तो ये बता कि ये मेंटली इल है, उसको यहाँ पर साइकेट्रिस्ट के पास ले जाता है और वहाँ पर इसको कन्फाइन कर दिया जाता है। तो ऐसा बहुत बार देखा गया चाइना में। आगे चलते हैं, व्हाट टू लुक एट बिफोर इन्वेस्टिंग इन ESG फंड्स। अब ESG फंड्स क्या होते हैं, तो एनवायरमेंटल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस फंड्स। तो ESG फंड्स इन्हीं को बोलते हैं। तो अभी देखा गया है कि ESG फंड्स में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब यहाँ पर NSE जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उसने अपना एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है NSE प्राइम। अब NSE प्राइम क्या है, ये फ्रेमवर्क है जो कि कंपनीज अडॉप्ट कर सकते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस से, और इसका जो आर्किटेक्चर वो ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू अदर एग्जिस्टिंग रेगुलेशंस की। ये जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस को और ज़्यादा इंश्योर करता है। तो यहाँ पर ESG फंड्स क्या होते हैं, एनवायरमेंट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इसके अलावा NSE का एक प्लेटफॉर्म है NSE प्राइम, जो कि यहाँ पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जो उसके रेगुलेशंस है वो और ज़्यादा अच्छे हैं एज़ कम्पेयर टू एग्जिस्टिंग रेगुलेशंस। अब देखा गया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो इन्वेस्टर्स हैं वो ESG फंड्स में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि इन्वायरमेंट, उनको ये पता है कि इन्वायरमेंट को लेकर ही सारी कंपनीज आगे काम करने वाली हैं, तो इन्वायरमेंटल फैक्टर को ध्यान में रखा जाएगा, इसीलिए उनको ऐसे फंड्स में ज़्यादा यहाँ पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल सकता है। तो एज ESG फंड्स गेन मोमेंटम इन इंडिया कंपनीज विल बी फोर्स टू इंप्रूव गवर्नेंस एंड एथिकल प्रैक्टिसेस। अब ESG फंड जैसे जैसे मोमेंटम गेन कर रहे हैं तो कंपनीज के ऊपर भी प्रेशर है कि वो यहाँ पर एथिकल प्रैक्टिसेस को यहाँ पर
लेकर आएँ ताकि और बाकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस को और ज़्यादा अच्छा करें। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है एक ग्रीन वॉशिंग की। ग्रीन वॉशिंग का ये है कि मतलब वो दिखा तो रही है कंपनी की उसके प्रोडक्ट्स बहुत ही ज़्यादा एनवायरमेंटल सस्टेनेबल है, पर ऐसा होगा नहीं। तो वन ऑफ दीज इज द पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रीन वॉशिंग अंडरस्टूड एज एन एक्ट ऑफ कन्वेइंग अ फॉल्स इंप्रेशन और प्रोवाइडिंग मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट हाउ अ कंपनीज प्रोडक्ट्स आर मोर एनवायरमेंटली साउंड। तो वो ऐसा दिखा तो रहे हैं कि उनके प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा एनवायरमेंटली साउंड है, बट वो एक्चुअली ऐसे होंगे नहीं। आगे चलते हैं। A recent report released by लोक नीति CSDS in collaboration with Konrad Adenauer Stiftung। तो इंडिया में ये पता चला कि इंडिया में ऑक्यूपेशनल स्टेटस क्या है, मेंटल हेल्थ क्या है यूथ की। तो ऑक्यूपेशनल प्रोफाइल ऑफ इंडियाज यूथ सीम्स टू हैव अंडरगॉन अ सिग्निफिकेंट चेंज। अगर पिछले 15 सालों में अब देखें तो जो 2/5 लोग हैं वो यहाँ पर अपने आप को स्टूडेंट्स की तरह आइडेंटिफाई करते हैं। अगर 2016 से देखें तो ये 7% का यहाँ पर बढ़ावा देखने को मिला है। तो 39% ऐसे यूथ है जो कि अपने आप को स्टूडेंट की तरह आइडेंटिफाई करते हैं। डेटा ऑल्सो सजेस्ट दैट वाइल मोर यंग मैन कंपेयर टू यंग वुमेन। अब यहाँ पर जो यंग मैन है वो ज़्यादा एम्प्लॉयड है एज कम्पेयर टू यंग वुमेन, लेकिन यहाँ पर जो यंग स्टडीज़ अगर देखा जाए तो हायर स्टडीज़, तो यहाँ पर यंग वुमेन ज़्यादा स्टडीज़ में एंगेज हैं एज कम्पेयर टू यंग मैन। तो डेटा ऑल्सो सजेस्ट दैट वाइल मोर यंग मैन कंपेयर टू यंग वुमेन वर वर्किंग, अ हायर प्रोपोर्शन ऑफ यंग वुमेन वर स्टडिंग देन यंग मैन। मोर देन हाफ सेट दे वुड प्रेफर फॉर अ गवर्नमेंट जॉब। तो 55% का यही कहना है कि उनको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, और बाकी 24% का ये कहना है कि वो अपना बिजनेस स्टार्ट करना प्रेफर करेंगे। तो अगर देखा जाए तो इसमें हमें लगभग 10% की गिरावट देखने को मिली है। अगर 5 साल पहले देखा गया तो 65% लोग ऐसे थे जो कि यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब प्रेफर करते थे, लेकिन अब सिर्फ 55% लोग ऐसे हैं जो कि यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब प्रेफर कर रहे हैं। मेंटल हेल्थ देखी जाए तो यहाँ पर बच्चों से पूछा गया कि आपकी मेंटल हेल्थ का क्या रीज़न हो सकता है। तो पहला फाइनेंशियल सिक्योरिटी, और दूसरा अपनी हेल्थ के बारे में ज़्यादा कंसर्न। टू हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये पूछा गया कि अगर आपको ऐसा कुछ साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन हो गया, ये डिप्रेशन है, तो आप सबसे पहले यहाँ पर किसको रीच आउट करोगे। तो 65% लोगों ने बोला तो वो अपनी फैमिली मेम्बर या रिलेटिव को रीच आउट करेंगे। तो इससे ये पता चल रहा है जो इंडिया है, इंडिया में अभी भी फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। वाइल 15% ने बोला कि वो अपने फ्रेंड्स को अप्रोच करेंगे, 3% ने बोला कि वो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाएंगे, और 9% ने बोला कि वो कहीं नहीं जाएंगे। तो ये ज़्यादा वरीसम है कि वो किसी को अप्रोच नहीं करेंगे। बाकी मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोगों ने अभी भी बहुत स्टीरियोटाइप कर रखा है कि यहाँ पर मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास नहीं जाना चाहिए। तो इट इज़ इंपॉर्टेंट टू इंश्योर दैट देयर इज जनरल मेंटल हेल्थ अवेयरनेस एंड ऑल्सो एक्सेस टू मेंटल हेल्थ केयर। आगे चलते हैं। कल मैंने आपको टोकनाइजेशन बता दिया गया था कि टोकनाइजेशन क्या होता है। तो बेसिकली जो एक्चुअल कार्ड डिटेल्स है उसको यहाँ पर एक कोड से रेफर कर देंगे, कोड से यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे, जिसको कि यहाँ पर टोकन बोला जाएगा। तो मर्चेंट के पास जो डिटेल जाएगी वो एक्चुअल कार्ड डिटेल्स नहीं जाएगी, बल्कि एक टोकन नंबर जाएगा। तो tokenization refers to replacement of actual credit and debit card details with an alternate code called a token, which will be unique for a combination of card। तो जिसकी वजह से अगर डेटा कभी ब्रीच हो भी जाता है तो बेसिकली यहाँ पर कोई कंसर्न नहीं होंगे। आफ्टर जून 2022 क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड डेटा शुड बी पर्ज्ड फ्रॉम द ऑनलाइन सिस्टम ऑफ मर्चेंट्स। तो 2022 जून 2022 के बाद जो भी यहाँ पर कार्ड की डिटेल्स है वो हटा दी जाएगी फ्रॉम द सिस्टम, और यहाँ पर सिर्फ टोकन वाली डिटेल्स ही होंगी। अब ये कंसर्न भी हम देख लेते हैं, ये क्या है जीएसटी के बारे में न्यूज़। तो जीएसटी अथॉरिटीज आर नाउ एम्पावर्ड टू इनिशिएट रिकवरी प्रोसीडिंग्स डायरेक्टली फॉर मिसमैच इन सेल्स। तो अगर यहाँ पर सेल्स रिटर्न और समरी रिटर्न में अगर मिसमैच है, GSTR1 और GSTR3B में मिसमैच। अब ये मिसमैच क्यों देखने को मिलता था? क्योंकि कंपनीज क्या करती थी, वो GSTR1 तो अपना ज़्यादा दिखाती थी ताकि उनको यहाँ पर इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाए, लेकिन बाद में GSTR3 भी अपना कम दिखा देती थी ताकि उनकी जो टैक्स लाइबिलिटी वो कम हो। तो दोनों में मिसमैच देखने को मिलता था। ज़्यादा इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए वो GSTR1 ज़्यादा दिखा देती थी, और टैक्स लाइबिलिटी कम हो उसके लिए वो GSTR3 भी कम दिखा देती थी। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने यही बोला है कि अगर हमें मिसमैच देखने को मिला तो कोई भी आपको शो कॉस्ट नोटिस नहीं दिया जाएगा, और डायरेक्टली यहाँ पर रिकवरी करना शुरू कर दी जाएगी। आगे चलते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला है। तो बाईलेटरल जो गुड्स ट्रेड है वो $12.3 बिलियन का है, लेकिन इंडिया का डेफिसिट है $4.2 बिलियन का विद ऑस्ट्रेलिया। आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आए। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।